नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बेलनाकार प्रक्षेप का अध्ययन करेंगे। इसमें हम दो प्रक्षेपों का अध्ययन करेंगे। नंबर एक, साधारण या समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, और दूसरा है समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। उसकी विशेषताएं, वो किस प्रकार से बनाया जाता है, रचना विधि, उसकी उपयोगिता। ग्लोब के रूप को सपाट कागज पर प्रस्तुत करने का एक रूप कागज का बेलन हो सकता है। यदि कागज के बेलन को काटकर फैला दिया जाए तो वह आयताकार रूप ले लेता है। बेलन ग्लोब के चारों ओर रखा जाए तो सामान्य दशा में भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है। यदि ग्लोब के मध्य में प्रकाश रखकर भूमध्य रेखा को स्पर्श करते हुए बेलन पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं प्रक्षेपित की जाएं, तो बेलन को काटकर फैलाने से जो रूप प्राप्त होगा वह सभी बेलनाकार प्रक्षेपों की आवश्यक विशेषताओं का प्रदर्शन होगा। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के पारस्परिक प्रतिच्छेदन से आकृति आयताकार हो जाती है। बेलनाकार प्रक्षेप। कागज के गोलाकार बेलन की बाहरी सतह पर ग्लोब को प्रक्षेपित करके बेलन के कागज को सपाट फैलाने से प्राप्त अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। जैसा कि अब आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, ये मध्य में ग्लोब है और ये बेलनाकार कागज है जिसको ये पेपर मात्र भूमध्य रेखा पर स्पर्श कर रहा है और सारे ये अक्षांश और देशांश अब इस पर प्रक्षेपित किया जा रहा है। बेलनाकार प्रक्षेप को आयताकार प्रक्षेप भी कहते हैं। इस प्रक्षेप की रचना इस विचार पर आधारित है कि जब कागज को बेलनाकार आकृति देकर ग्लोब के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि वह ग्लोब को किसी अक्षांश रेखा पर स्पर्श करता है, तो ग्लोब के केंद्र से प्रकाश डालकर कागज पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को प्रसारित किया जाता है। सामान्य दशा में बेलनाकार कागज ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है और ग्लोब के केंद्र से प्रकाश डालकर कागज पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को प्रसारित किया जाता है। सामान्य दशा में बेलनाकार कागज ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है और इसका अक्ष पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष पर स्थित होता है। लेकिन अनुप्रस्थ दशा में बेलन दो देशांतर रेखाओं से निर्मित किसी भी बृहद वृत्त को स्पर्श कर सकता है। भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होने के कारण भूमध्य रेखीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप विशेष उपयोगी है। बेलनाकार प्रक्षेप का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। बेलनाकार प्रक्षेप, इसमें वास्तविक बेलनाकार प्रक्षेप, इसके भी प्राकृतिक अथवा शुद्ध संदर्भ प्रक्षेप, साधारण बेलनाकार प्रक्षेप, समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। दूसरा है संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप, जिसमें मर्केटर प्रक्षेप और गॉल का गोलीय प्रक्षेप आता है। आज हम एक साधारण बेलनाकार प्रक्षेप और समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आता है साधारण बेलनाकार सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन या समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। साधारण बेलनाकार प्रक्षेप असंदर्भ प्रक्षेप है। इसमें अक्षांश व देशांतर रेखाएं समान दूरी पर होती हैं, इसलिए इसे समदूरी बेलनाकार प्रक्षेप भी कहते हैं। इस प्रक्षेप की रचना सर्वप्रथम प्लेट कैरी नामक एक मानचित्रकार ने की थी, अतः इसे प्लेट कैरी प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्षेप में दूरियों की समानता बनाए रखने के लिए देशांतरों की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी रखी जाती है। प्रक्षेप के अक्षांशों की स्थिति के निर्धारण में ध्रुवों की ओर होने वाले प्रसार का ध्यान नहीं रखा जाने के कारण भूमध्य रेखा से दूर जाने पर विकृति बढ़ती जाती है। विशेषताएं। नंबर एक, प्रक्षेप में ध्रुवों को भूमध्य रेखा के बराबर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिससे अक्षांश वृत्तों पर मापनी शुद्ध होती है। नंबर दो, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच का प्रत्येक भाग एक वर्ग होता है, क्योंकि प्रक्षेप में अंतर सर्वत्र समान होता है। नंबर तीन, देशांतर रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, इसलिए देशांतर रेखाओं की मापनी शुद्ध होती है। नंबर चार, अक्षांश वृत्तों पर मापनी भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक बढ़ती जाती है। नंबर पाँच, भूमध्य रेखा पर जहाँ कागज का बेलन ग्लोब को स्पर्श करता है मापनी शुद्ध होती है तथा उत्तर दक्षिण में फैलाव से दूरियाँ सही नहीं होती।
6 अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। 7 ये प्रक्षेप न तो समक्षेत्र है और न ही आकृतिक प्रक्षेप है। अभी किस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि प्रतिनिधि भिन्न 1:320 मिलियन मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए एक साधारण बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका अंतराल 15 डिग्री है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। अब इसमें सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है रेडियस आर, और इसका जो सूत्र है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालने का जो सूत्र है आर बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा प्रतिनिधि भिन्न का हर। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग माना गया है। इसको किसी पुस्तक में 635 मिलियन माना गया है और किसी पुस्तक में 640 की पावर 6 या 640 मिलियन माना गया है, और ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही, क्योंकि लगभग इसमें है तो किसी पुस्तक में 635 मिलियन माना गया है और किसी पुस्तक में 640 मिलियन माना गया है। और इसमें जो आपको आरेख दिया गया है उसके हर का भाग देना है। यहाँ पर रेडियस निकालने के लिए लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालने के 640 में हम 320 का भाग दे रहे हैं और ये आपका आ रहा है 2 सेंटीमीटर, और जहाँ पर 300 है तो उसमें 2.1 आता है। यदि हम इसको 635 से मान के चलते हैं और उसमें फिर आप 300 का भाग दें तो ये दूसरे आरेख पर, तो ये कहने का मतलब यहाँ पर 635 भी आपको मिल सकता है, 640 भी मिल सकता है, और दोनों ही सही है। तो इसलिए आर बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है हमें भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करनी होती है, और भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का जो सूत्र है 2πr है। यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7 होता है और आर अभी हमने निकाला था 2 सेंटीमीटर है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो भूमध्य रेखा की जो लंबाई आ रही है हमारे पास में 12.57 सेंटीमीटर आ रही है। तो 2 स्टेप हो गए, लघुकृत गोले का अर्धव्यास आर हो गया, भूमध्य रेखा की लंबाई हो गई 12.57 हो गया। अब आता है तीसरा स्टेप, 2 संलग्न देशांतर रेखाएं जो भूमध्य रेखा पर लंबवत खींची जाती हैं उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो उसका जो सूत्र होता है 2πr इंटू अंतराल या प्रक्षेपांतराल लिखा हुआ है बटे 360, भूमध्य रेखा की लंबाई गुणा अंतराल बटे 360। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में 12.57 इंटू 15 डिग्री बटे 360 डिग्री, तो यह आएगा आपका 0.52 सेंटीमीटर। ये देशांतर रेखाओं के मध्य का गैप है। और अब आता है देशांतर रेखाओं की संख्या कि हमारी देशांतर रेखाएं कितनी होंगी। तो क्योंकि देशांतर हमारे 360 होती हैं ग्लोब पर, तो उसमें हमने 15 का भाग दे दिया, तो यहाँ पर हमें 24 रेखाएं बनानी पड़ेंगी। क्लियर हो गया। हमारे पास में जो भूमध्य रेखा की लंबाई है 12.57 सेंटीमीटर है, हमें 24 देशांतर रेखाएं खींचनी है और उनके जो मध्य का जो गैप है वो आपका 0.52 सेंटीमीटर, कहने का मतलब आधा सेंटीमीटर के करीब रहेगा, क्योंकि 24 है और आपको खींचनी है तो आधा सेंटीमीटर से थोड़ा अधिक 0.5 अधिक। अब इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम हम 12.57 सेंटीमीटर की ये जो रेखा है इसकी जो लंबाई है 12.57 सेंटीमीटर है। अब इस पर देशांतर रेखाओं की संख्या हमारे पास में 24 है, तो आपका जो अंतराल आया है उसकी सहायता से हमने फिर एक इसके साथ में जो आपका रेडियस है लघुकृत गोले का अर्धव्यास, उससे ये आपका सर्वप्रथम आपने एक गोला अर्धवृत्त खींच लिया, और यहाँ से आगे जो आपकी भूमध्य रेखा है इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक हमें उसको 12.57 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। इस पर हमने अंतराल के हिसाब से 15 डिग्री का इस पर कोण बना दिया है। तो ये 15 के हिसाब से 15 6 की 90, इधर आपके 90 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार 15 29 45 60 75 और 90, 15 की, तो ये हमारी ये आपके अक्षांश रेखाओं के मध्य की ये दूरी समान रूप से आ जाएगी। अब इस पर 0.52 सेंटीमीटर से इस पर हमें 24 रेखाएं
यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24। तो ये जो मध्य का गैप है, इसकी सहायता से हमें सभी यहाँ पर बिंदु लगा देंगे। इसको हम, इसकी लंबाई होती है आधी इससे, तो ये आपके 6 दशमलव के करीब आएगी कि आपके देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है भूमध्य रेखा से आधी होती है। तो ये आपके, और इसी पर भी आपका इस कोण की सहायता से आप इसमें भी ये सेम दूरी रहती है। यदि आप इसको करना चाहें तो यहाँ पर भी आप 0.52 के हिसाब से भी निशान लगा सकते हैं इस रेखा पर भी। तो ये भी आप इस प्रकार कर सकते हैं। यदि कोण से करना चाहे तो कोण से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आपकी दूरी इसको काट रही है। तो ये हम इसको सभी ये लाइनें खींच लेंगे, इस पर ये लाइनें खींच देंगे और फिर इसी के हिसाब से ये सारी रेखाएं हमारी बन जाएंगी। अब इस पर करना है मार्किंग। ये आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। अब इसके बाद आप नॉर्थ में जाइए, 15 का अंतराल है, 15 30 45 60 75 और 90। यहाँ पर आप नॉर्थ लिख लीजिए। इसी प्रकार से दक्षिण में जाइए, 15 30 45 60 75 और 90। यहाँ आप साउथ लिख दीजिए। अब आ जाइए आप यहाँ पर कि जैसे आप, ये आपके यहाँ से इसके बाद में 24 रेखाएं हैं, तो ये टोटल 25 हो गई। इसको यदि काउंट करें तो आपकी 13वीं लाइन 0 डिग्री हो गई। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये मिडिल में आपकी हो गई सेंट्रल मेरिडियन, प्रधान आपकी ग्रीनविच रेखा। इससे आप 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 और 180, ये हो गए ईस्ट। और इसी प्रकार यहाँ पर 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 और 180, ये हो गए वेस्ट। तो इस प्रकार से हमारा ये बेलनाकार समदूरस्थ या सामान्य बेलनाकार प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया। नीचे आप इसका हेडिंग देखेंगे, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। यहाँ इसका आपने आरएफ लिखेंगे, कितने आरएफ पर है, एक्सटेंशन कितना है और विस्तार, इसको हमने डिटेल में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ये साधारण बेलनाकार प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 2 तरह की पुस्तकों में, कि इससे जो लघुकृत गोले का अर्धव्यास है पृथ्वी का, किसी पुस्तक में हमें 635 की पावर 6 और किसी पुस्तक में 640 की पावर 6, और दोनों को ही सही माना गया है। ये लगभग है इसमें, तो इसमें 40 कर दिया है, किसी पुस्तक में 35 कर दिया गया है। तो ये दोनों ही सही है। इसमें आपको ये आपको और इसमें आपका हर का इसमें भाग देना है। तो इस प्रकार से ये हमारा साधारण बेलनाकार साधारण इसमें प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 आता है समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। इस प्रक्षेप को समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्रफल ग्लोब पर उन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्रफल के समान रहता है, एक दूसरे के। इस प्रक्षेप की रचना जॉन हेनरिच लैम्बर्ट नामक मानचित्रकार ने 1772 में की थी। अतः इसे लैम्बर्ट का समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। ये कई बार वायवा में पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम या किस विद्वान ने, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किस प्रक्षेप का निर्माण किस विद्वान ने किया, कब किया, और वो हमें जानकारी होना जरूरी है। इस प्रक्षेप में प्रकाश स्रोत की स्थिति अनंत पर मानी जाती है। विकिरित प्रकाश किरणें प्रक्षेप के दोनों ध्रुवों को स्पर्श रेखा की भांति स्पर्श करती हुई दिखाई देती है तथा देशांतरों की लंबाई पृथ्वी के घटाए गए ग्लोब के ध्रुवीय व्यास के बराबर मानी जाती है। इसमें अक्षांशों का खिंचाव एवं देशांतरों का संकुचन ध्रुवों के निकट इतना बढ़ जाता है कि उसकी वास्तविक आकृति अस्पष्ट दिखाई देने लगती है। प्रक्षेप की विशेषताएं, ये एक संदर्भ प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप में प्रकाश स्रोत की स्थिति अनंत पर मानी गई है। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर होती है, साथ ही समांतर भी होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण को जाने पर इनके बीच की दूरी घट जाती है। प्रक्षेप में अक्षांशीय मापनी जितनी शुद्ध होती है, देशांतरीय मापनी उसी अनुपात में घटती है। परिणामस्वरूप क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। विशेष आकृति के कारण इसे पहचानना बहुत सरल है। प्रक्षेप की रचना विधि। अब उसी प्रकार से हमें सवाल लेना है
कि यहाँ पर RF 1:310 मिलियन मापी पर विश्व का मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना करो जिसका अंतराल 15 डिग्री है। उसी प्रक्षेप की तरह सबसे पहले हमें रेडियस निकालना है, R निकालना है, या पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास, R का रेडियस का मतलब पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास बराबर होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा निरूपक भिन्न का हर। यहाँ पर वही 640 माना गया है, तो 640 मिलियन में 310 मिलियन का भाग देना है और ये आएगा आपका 2.06 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप है भूमध्य रेखा की आपको लंबाई याद करनी होगी। लंबाई का सूत्र है 2πr, इसमें 2 × 22/7, R आपका 2.06 है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा की जो लंबाई आ रही है 12.95 सेंटीमीटर आपके भूमध्य रेखा की लंबाई आ गई। अब आता है दो संलग्न देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, इसका सूत्र है 2πr × इंटरवल / 360 डिग्री। यहाँ पर वही 12.95 × 15/360 डिग्री और ये आपका जो आ रहा है डिस्टेंस वो आएगा 0.53 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको वापस देशांतर की संख्या कितनी होगी, 360 में इंटरवल का भाग दे दो तो ये भी आपकी 24 रेखाएं प्लस सेंटर मेरिडियन आपकी 25 रेखाएं हो जाएंगी। जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वो तो है ही, इसके बाद में आगे आपको 24 डिवीज़न करने हैं। यहाँ पर आपको इसके कैसे कंस्ट्रक्शन है उसको डिटेल में समझाया गया है। अब इसमें किस प्रकार से बनेगा ये देखते हैं। हमें लघुकृत गोले का जो अर्धव्यास आया उसकी सहायता से हमें गोला खींचना है। 2.06 सेंटीमीटर से चाप लेकर आपने ये गोला बना दिया। इसके बाद में आप 15 के इंटरवल से 15, 30, 45, 90 इस पे सब पे कोण बना दीजिए। इसी प्रकार नीचे बना दीजिए। यहाँ पर आपको टच करते हुए इसके पैरेलल आपके 2.06 सेंटीमीटर की ये रेखा ये आ जाएगी। ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट हो। इसके बाद में भूमध्य रेखा की जो लंबाई है आपकी 12.95 सेंटीमीटर, ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपके 12.95 सेंटीमीटर है। अब आपको इंटरवल के हिसाब से 0.53 सेंटीमीटर के हिसाब से आपको इसके 24 भाग करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 इनको इसके इक्वलेंट ये रेखाएं आप खड़ी रेखाएं खींच दीजिए। ये आपकी देशांतर रेखाएं का काम करेंगी। ये सारी 24 रेखा इसको छोड़ते हुए 24 रेखा आप इस पर खींच देंगे। इसके बाद क्या करना है कि जहाँ पर आपका ये कोण जाके मिल रहा है इस रेखा को, ये देखिए जहाँ पर, तो उसको मिलाते हुए आप ये रेखाएं आपकी बाकी देशांतर रेखाएं भी आप खींच दीजिए यहाँ पर। अब इसमें मार्किंग कर दीजिए। यहाँ पर 0 भूमध्य रेखा 15, 30, 45, 60, 75 और ये 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से 15, 30, 45, 60, 75, 90 ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। इसी प्रकार से देशांतर के मध्य में भी आपको ये करना है। 13वीं लाइन पर आपके 0 आ गया। यहाँ से 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 ईस्ट और इसी प्रकार से वेस्ट। ये इस प्रकार से आपका ये बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया। ऊपर आप इसका हेडिंग लिख दीजिए, सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, उसके नीचे उसका RF डाल दीजिए, उसका इंटरवल लिख दीजिए और एक्सटेंशन इसमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम बेलनाकार समदूरी और बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप का निर्माण कर सकते हैं। जैसे इसका उपयोग क्या है, समक्षेत्रफल प्रक्षेप का उपयोग भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में वितरण मानचित्र, किसी फसल का वितरण बताना हो, खनिज का वितरण बताना हो में किया जाता है। जैसे अफ्रीका आदि विश्व की विभिन्न वस्तुओं के वितरण के लिए ये प्रक्षेप उपयोगी है। तो आज की इस वीडियो में हमने दो प्रक्षेपों का किस प्रकार से बनेगा उसका अध्ययन किया, क्या इनका उपयोग है, क्या इनकी पहचान है उसका, और इस प्रकार से इनको लेते हुए कोई भी आप उदाहरण दे सकते हैं। ये आप पहले कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद में
उसको ध्यान में रखते हुए हम उस प्रक्षेप की रचना करेंगे। तो आपकी 2 सीट, एक बेलनाकार समदूरी प्रक्षेप और बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप की आपकी कंप्लीट होती हैं। 2 सीट आपको इनकी सहायता से बनानी है। आप किसी दूसरी पुस्तक में, जैसे जेपी शर्मा की पुस्तक में आपको ये आपको 635 मिलियन आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई उसकी कोई वाली बात नहीं है, आप वो भी काम में ले सकते हैं और इसको भी काम ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।